जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनिमल किंगडम के पहले क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने प्लांट किंगडम को पूरी तरह से कंप्लीट करा था और आप में से बहुत सारे मित्रों का कहना था कि गुरुजी एनिमल किंगडम भी करा दो, तो बिल्कुल हम लोग एनिमल किंगडम को भी कंप्लीट करेंगे और उसी कड़ी में एनिमल किंगडम का आज ये पहला क्लास होगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई मित्र इस बचे हुए समय में साइंस को कंप्लीट रिवाइज करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस अर्जुना बायो बैच में और लक्ष्य फिजिक्स केमिस्ट्री बैच में। दोस्तों, इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग जंतु जगत की बात करते हैं, एनिमल किंगडम की बात करते हैं, तो हम सबों के मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि गुरुजी हमारे पास तो जंतुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, हमारे पास जंतुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग जंतुओं को किस आधार पर वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहला मुद्दा यही आता है, क्योंकि जब आपने पीछे के सेशन में प्लांट किंगडम को डिस्कस करा था, जब आपने प्लांट किंगडम को डिस्कस करा था तो आपने क्या देखा था कि आपके पास पौधों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी आप सबों ने प्लांट किंगडम के लिए एक आधार माना था। और वो आधार क्या था? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी हमने ये आधार माना था कि कुछ पौधे का शरीर पूरी तरह से विकसित होता है, जबकि कुछ पौधे का शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। कुछ पौधे में संवहन तंत्र पाए जाते हैं, जबकि कुछ में संवहन तंत्र नहीं पाए जाते हैं। कुछ पौधे में बीज होते हैं और कुछ पौधे में बीज नहीं होते हैं। और इसी तीनों बेस पे हम लोगों ने प्लांट किंगडम को कितने डिवीजन में डिवाइड कर दिया था? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी 5 डिवीजन में डिवाइड कर दिया था। तो क्या प्लांट के तरह यहां पे भी जंतु का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? बिल्कुल सर, क्योंकि आपके पास जो जंतुओं की संख्या है वो बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि हर एक जंतु का प्रॉपर्टीज एक जैसा नहीं होगा। बहुत सारे जंतु ऐसे होंगे जो आपका कहां पे रहता होगा? तो गुरुजी जल और थल दोनों में रहता होगा। लेकिन कुछ जंतुएं ऐसे होगा जो सिर्फ और सिर्फ थल पे रहता होगा। कुछ ऐसा होगा जो हमेशा समुद्र में ही सर्वाइव करता होगा। कुछ जंतु ऐसा होगा जिसके शरीर में बहुत सारा छिद्र होगा। कुछ जंतु ऐसा हो सकता है जिसके शरीर में नोटोकॉर्ड उपस्थित होगा और कुछ जंतु ऐसे भी होंगे जिसके शरीर में नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं होंगे। मतलब साफ है कि जंतु जगत को हम लोगों को समझने से पहले क्या समझना होगा कि एनिमल किंगडम यानी कि जंतुओं की विशेषता क्या होती है, जंतु जगत के जीवों की विशेषता क्या होती है। इसके बाद जब हम जंतु जगत को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से चीजें आपको आसानी से समझ में आएगी। ऐसे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जंतु जगत को जब हम लोग कैटेगराइज करना शुरू करते हैं यानी कि ग्रुप में बांटना शुरू करते हैं, तो जंतु जगत के लिए हम लोग टोटल 10 संघ की बात करते हैं, यानी कि पूरे एनिमल किंगडम को हम लोग 10 फाइलम में डिवाइड करते हैं। कितने फाइलम में डिवाइड करते हैं? 10 फाइलम में डिवाइड करते हैं और साथ ही साथ एक उपसंघ में भी डिवाइड करते हैं, यानी कि एक सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। मतलब साफ है कि जंतुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जंतुओं के वर्गीकरण के लिए 10 ग्रुप बनाते हैं, जिसको हम लोग 10 फाइलम कहते हैं, यानी कि 10 संघ कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जंतु जगत को हम लोग एक उपसंघ में भी डिवाइड करते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी इसको समझने से पहले तो हमको यह समझना होगा कि जंतु जगत के जीवों की विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। बिल्कुल सर, और जब आप जंतु जगत के विशेषता को अच्छे से समझ लेंगे और उसके बाद आप इस 10 संघ को एक एक करके डिस्कस करेंगे तो मेरे ख्याल से आप चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जंतु जगत की विशेषता क्या होती है, फिर हम लोग एक एक करके 10 संघ को डिस्कस कर लेंगे ताकि सारी चीजें आपके माइंड में आसानी से बैठ जाए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जंतु जगत की प्रमुख विशेषताओं की। ध्यान में रखिएगा, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे इन सारी चीज़ों को लिख भी दिया है ताकि आप इसको आसानी से लिख पाओ और इसको आसानी से समझ भी पाओ। पहले आप इसको समझेंगे और फिर बाद में आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे। दोनों एक साथ करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग एनिमल की बात करते हैं, जंतु की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो एनिमल होते हैं उसका शरीर आपका कैसा दिखेगा? आप कहेंगे कि गुरुजी मल्टी सेलुलर दिखेगा, यानी कि जो आपका एनिमल है वो क्या हो सकता है? तो बहुकोशिकीय होंगे। और जाहिर सी बात है कि जितने भी एनिमल होंगे उनके शरीर में जो सेल होगा वो क्या होगा? तो गुरुजी पूरी तरह से विकसित होगा, डेवलप होगा। और मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि अगर कोई सेल आपका पूरी तरह से विकसित होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। और जो सेल पूरी तरह से विकसित नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो पहली विशेषता आप सभी ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे? कि जंतुएं जो होती है वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर होते हैं। और साथ ही साथ क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक जब ही लग गया तो हम लोग क्या समझेंगे कि जंतु के शरीर में जो कोशिका पाई जाएगी वो पूरी तरह से क्या होगी? विकसित होगी, यानी कि डेवलप होगी।
होगी। तो पहला प्रॉपर्टीज आप सभी ध्यान में रखेंगे जंतु जगत का, कि जंतु जगत में जो भी जंतु होंगे, एनिमल होंगे, उन सभी का शरीर क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, तो गुरुजी यूकैरियोटिक होगा। और फिर आप सभी ध्यान में रखेंगे, और नो डाउट आप सबों को मालूम भी होगा कि जितने भी एनिमल हैं, प्लांट को छोड़ करके जितने भी एनिमल हैं, सबके सब क्या होते हैं, तो गुरुजी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से प्लांट पे डिपेंड होता है। और हम लोग कहते हैं कि गुरुजी जितने भी एनिमल हैं वे सब के सब विषमपोषी कहलाते हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉपिक कहलाते हैं। ये विशेषता है और आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जंतु क्या होती है, तो गुरुजी परपोषी होती है या फिर विषमपोषी होती है। और ध्यान में रखिएगा कि परपोषी या विषमपोषी को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। तो आपका दूसरा विशेषता ये हो जाता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जो जंतु होते हैं इनका शरीर या तो द्विस्तरीय हो सकता है, और ध्यान में रखेंगे कि द्विस्तरीय को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइप्लोब्लास्टिक कहते हैं। या फिर क्या हो सकता है, तो गुरुजी त्रिस्तरीय हो सकता है, और त्रिस्तरीय को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, ट्राइप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो जंतु होता है, एनिमल होता है, वो क्या होते हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, ये विषमपोषी या फिर परजीवी होते हैं। और साथ ही साथ इनका जो शरीर होता है वो या तो डाइप्लोब्लास्टिक हो सकता है या फिर ट्राइप्लोब्लास्टिक हो सकता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये डाइप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि कुछ जंतुएं ऐसी होती है जिसके शरीर में जो जनन स्तर होता है वो 2 लेयर से मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। तो वैसा सभी जंतु जिसके शरीर में जनन स्तर 2 लेयर से बना होता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म से बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, यानी कि द्विस्तरीय जंतु कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि वैसा जंतु जिसके शरीर में जनन स्तर 3 लेयर में बना हुआ हो, जिसके शरीर में जनन स्तर 3 लेयर में बना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय जंतु कहते हैं, यानी कि ट्राइप्लोब्लास्टिक कहते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी डाइप्लोब्लास्टिक के बारे में तो हम ये समझ रहे हैं कि वैसा जंतु जिसके शरीर में जनन स्तर एक्टोडर्म और इंडोडर्म से बना होगा उसको हम लोग द्विस्तरीय जंतु कहेंगे, लेकिन ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक और स्तर कौन सा होगा, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जितने भी त्रिस्तरीय जंतु होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, उसमें जो तीसरा लेयर होता है एक्टोडर्म और इंडोडर्म के अलावे वो होता है आपका मेसोडर्म। क्या होता है, मेसोडर्म। तो आप सभी याद रखना कि वैसा जंतु जिसके शरीर में 3 जनन स्तर होते हैं, कौन कौन सा, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म, उस टाइप के जंतु को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय जंतु कहते हैं। आप सभी को परेशान नहीं होना है, मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है। पहले पॉइंट में क्या लिखा है, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि द्विस्तरीय जंतु हम लोग किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वैसा जंतु जिसका शरीर 2 जनन स्तर एक्टोडर्म तथा एंडोडर्म का बना होता है, वैसा जंतु जिसका शरीर 2 जनन स्तर एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, यानी कि द्विस्तरीय जंतु कहते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे यहां पे मैंने दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी कि वैसा जंतु जिसका शरीर 3 जनन स्तर का बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइप्लोब्लास्टिक कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि जितने भी आपका ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे, त्रिस्तरीय जंतु होंगे, उसमें जो आपका 3 जनन स्तर होगा वो कौन कौन सा होगा, तो आप सभी याद रखना कि एक होगा उसमें एक्टोडर्म, दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा एंडोडर्म, और तीसरा क्या होगा, तो आप सभी याद रखना तीसरा होगा मेसोडर्म। क्या होगा, मेसोडर्म। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी जंतु का जनन स्तर एक्टोडर्म और इंडोडर्म से बना हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, द्विस्तरीय जंतु कहलाएगा। और अगर किसी जंतु का जो जनन स्तर है वो इन तीनों लेयर से बना हुआ है, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी उसको हम लोग त्रिस्तरीय जंतु कहेंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी क्या इतना ही प्रॉपर्टीज है, मेरे मित्र और भी प्रॉपर्टीज है, आइए उसको भी समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग जंतुओं के अगली विशेषता की बात कर लेते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो अगला विशेषता है उसमें क्या कहा जा रहा है कि जंतु प्रायः चलायमान होता है। मेरे मित्र आप सभी समझ रहे होंगे कि जितने भी एनिमल्स होते हैं लगभग में सभी के सभी क्या करते हैं, तो गुरुजी मूवमेंट करते हैं, सभी के सभी क्या करते हैं, गति करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी जंतुएं प्रायः क्या होती है, चलायमान होती है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगला प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि जंतु का शरीर का आकार निम्नलिखित प्रकार का हो सकता है। ध्यान में रखिएगा कि आपके पास जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी के शरीर का आकार या तो द्विपार्श्व सममित वाला हो सकता है, या फिर अरीय सममित वाला हो सकता है, या फिर असममित यानी कि असिमेट्रिकल हो सकता है।
अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये क्या होता है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि द्विपार्श्व सममित को हम लोग इंग्लिश में बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं और अरीय सममित को हम लोग इंग्लिश में रेडियल सिमेट्री कहते हैं और असममित को हम लोग क्या कहते हैं, असिमेट्रिकल कहते हैं। आप कहेंगे ये होता क्या है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द्विपार्श्व सममित लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, द्विपार्श्व सममित लिखा हुआ है। जैसे आपके पास कुछ जंतु ऐसे हैं जिसको अगर आप काट देंगे तो वो क्या होगा, तो गुरुजी उसका जो शरीर है वो पूरे के पूरे दो समान भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी जंतु जिसके शरीर को काटने पर दो समान भागों में बढ़ जाता है उसका बॉडी का आकार क्या कहलाता है, तो गुरुजी बायलैटरल सिमेट्री कहलाता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वैसा कोई भी जंतु जिसके शरीर को अगर काटा जाए तो वो दो समान भाग में विभक्त हो जाता है, दो समान भाग में डिवाइड हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो जंतु है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर वाला है, तो बायलैटरल सिमेट्री वाला है। आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि द्विपार्श्व सममित यानी कि बायलैटरल सिमेट्री वाले अगर एनिमल्स की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाता है, तो गुरुजी मेढक आ जाता है और साथ ही साथ कौन आ जाता है, मछली आ जाता है। ध्यान में रखिएगा कि जब आप मेढक को ऐसे डिवाइड करेंगे तो मेढक का जो पूरा शरीर है वो क्या होगा, तो दो समान भाग में बढ़ जाएगा और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मेढक जो है उसका जो बॉडी का शेप होता है वो कैसा होता है, बायलैटरल सिमेट्री वाला होता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग अरीय सममित की बात करते हैं यानी कि रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं, इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी वैसा जंतु या वैसा ऑर्गेनिज्म जिसके शरीर को अगर काटा जाए तो वो एक से अधिक समान भागों में डिवाइड हो सकता है, एक से अधिक समान भागों में बढ़ सकता है। इस टाइप के जंतु का जो बॉडी का आकार होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। क्या ध्यान में रखना है कि अरीय सममित में वैसे जंतु आते हैं जिसके बॉडी को अगर काटा जाए, डिवाइड करा जाए तो वो एक से अधिक कई भागों में क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। यानी कि जैसे अगर आप हाइड्रा को डिवाइड करना चाहें तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हाइड्रा को हम लोग एक से अधिक भागों में डिवाइड कर सकते हैं और हर एक भाग में जो उसका प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा, तो समान होगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जहां भी रेडियल सिमेट्री की बात की जाएगी तो वहां पे एग्जांपल के तौर पे आप किसको देखेंगे, हाइड्रा को देखेंगे। क्यों, क्योंकि हाइड्रा के शरीर को अगर डिवाइड करा जाए, बांटा जाए, ये कई भागों में डिवाइड हो सकता है जिसमें क्या होगा, समान गुण होगा यानी कि सेम प्रॉपर्टीज होगा। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग असममित यानी कि असिमेट्रिकल की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी वैसा सभी जंतु जिसके बॉडी को काटा जाए तो वो समान भागों में डिवाइड नहीं हो सकता है। वैसा सभी जंतु जिसके बॉडी को काटा जाए तो वो समान भागों में डिवाइड नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से। तो इस प्रकार के शेप वाले जंतु को हम लोग क्या कहते हैं, असिमेट्रिकल शेप वाला जंतु कहते हैं, यानी कि असममित शेप वाला, आकार वाला जंतु कहते हैं। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपके पास जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी का जो बॉडी का आकार हो सकता है वो कैसा हो सकता है, तो गुरुजी बायलैटरल सिमेट्री वाला हो सकता है या फिर रेडियल सिमेट्री वाला हो सकता है या फिर असिमेट्रिकल हो सकता है। बायलैटरल सिमेट्री की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें अगर जंतु को काटा जाएगा तो जंतु का शरीर दो समान भाग में बढ़ जाएगा। और अरीय सममित की बात की जाएगी तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर इसमें जंतु को काटा जाएगा तो उसका शरीर कई समान भागों में विभाजित हो जाएगा। जबकि असिमेट्रिकल की बात करेंगे इसमें जंतु को अगर काटा जाएगा तो उसका शरीर किसी भी तरीके से समान भागों में डिवाइड नहीं होगा। तो ये क्या था, तो गुरुजी ये जंतु जगत का प्रमुख विशेषता था जो आप सबों को अपने माइंड में रखना है। आप कहेंगे सर इसके आगे भी विशेषता है, ऑब्वियसली आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जंतुओं की अगली विशेषता की। ध्यान में रखेंगे कि आपका अगला विशेषता क्या है, तो अगला विशेषता है कि जंतुओं में वास्तविक देहगुआ या सीलोम मौजूद हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। ध्यान में रखिएगा कि कुछ जंतु वैसे भी होते हैं जिसमें देहगुआ मौजूद हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। ध्यान में रखिएगा कि वास्तविक देहगुआ को हम लोग क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये सीलोम क्या होता है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब देहगुआ के चारों ओर मीसोडर्म का एक परत आ जाता है, जब देहगुआ के चारों ओर क्या आ जाता है, मीसोडर्म का एक परत आ जाता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। आप सबों को परेशान नहीं होना है, मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया है। क्या लिखा है कि जब देहगुहा के चारों ओर भ्रूण के मीसोडर्म की एक परत होती है तब उस देहगुहा को क्या बोला जाता है, तो गुरुजी उसी को हम लोग सीलोम कहते हैं।
तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके पास कुछ जंतुएं ऐसे भी हैं जिसके पास ये संभव है कि या तो वास्तविक देह गुहा होगी या फिर वास्तविक देह गुहा नहीं होगी। बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये देह गुहा क्या होता है, हम तो इसी को नहीं समझ पा रहे हैं। तो मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि शरीर की दीवार और आहार नाल के बीच का जो जगह होता है उसी को क्या बोला जाता है, देह गुहा बोला जाता है। ना हो तो आप इस चीज को लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में। क्या लिखेंगे कि शरीर की दीवार एवं आहार नाल के बीच के जगह को एवं आहार नाल के बीच के जगह को क्या बोला जाता है, आप सभी याद रखना कि देह गुहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देह गुहा बोला जाता है। तो आप सभी इसको अपने माइंड में एडजस्ट कर लेंगे। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग जंतुओं के अगली विशेषता की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी कुछ जंतुओं में यह संभव है कि बाह्य कंकाल अथवा अंतः कंकाल हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। बाह्य कंकाल आप सभी समझ रहे होंगे, मतलब आपके शरीर में जो ऊपर से चीजें दिखाई पड़ती है, जैसे कि आपका हेयर हो गया या फिर जो आपका स्किन हो गया या फिर जो आपका नाखून है, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं। और आपके बॉडी के अंदर का जो स्केलेटन सिस्टम है, जो हड्डियों से बना हुआ ढांचा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतः कंकाल कहते हैं। तो ये संभव है कि जंतुओं में बाह्य कंकाल अथवा अंतः कंकाल पाया जाएगा या फिर नहीं भी पाया जा सकता है। तो आप ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि जंतु का ये भी क्या है, तो एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर आप कह सकते हैं स्पेशल विशेषता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं, जितने भी आपका हायर कैटेगरीज के एनिमल्स होते हैं, उन सभी में नर्वस सिस्टम पाया जाता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। और साथ ही क्या पाया जाता है, पेशी तंत्र पाया जाता है। जैसे आप अपना एग्जांपल ले सकते हैं, आप सभी किस कैटेगरी के जंतु में आते हैं, तो उच्च श्रेणी के जंतु में आते हैं। और इसीलिए आपके शरीर में क्या है, तो आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम है और साथ ही साथ आपके बॉडी का एक अच्छा शेप बना रहे, इसके लिए आपके पास क्या है, तो गुरुजी मस्कुलर सिस्टम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेशी तंत्र कहते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखें कि जंतुओं की विशेषता की बात की जाएगी तो उसमें आपका एक विशेषता यह भी होगा कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में तंत्रिका तंत्र तथा पेशी तंत्र पाए जाते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी चलो इसको तो हमने समझ लिया कि ये सब के सब जंतु की विशेषता है, यानी कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, तो मेरे मित्र इसी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं उन सभी को हम लोग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे और वही अलग अलग ग्रुप हम लोग का क्या कहलाएगा, तो गुरुजी फाइलम कहलाएगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जंतुओं को टोटल 10 फाइलम में बांटा गया है, यानी कि 10 संघ में बांटा गया है। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि सर ये 10 संघ कौन कौन सा है, तो आइए उसकी भी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जंतु जगत के वर्गीकरण की, जिसमें हम लोग का जो अलग अलग ग्रुप है उसका नाम क्या होता है। तो पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जितने भी आपके पास एनिमल है उन सभी को हम लोग कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखना कि इन सभी को गुरुजी हम लोग 10 संघ में डिवाइड करते हैं, यानी कि 10 फाइलम में डिवाइड करते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि जो आपका पूरे के पूरे जंतु जगत 10 फाइलम में बटा हुआ है, वो आपका फाइलम कौन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कि पहला है आपका पॉरीफेरा। पहला कौन सा है, पॉरीफेरा। दूसरा आपका है सिलेंट्रेटा, और ध्यान में रखिएगा कि सिलेंट्रेटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाइडेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइडेरिया बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में नाइडेरिया करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ये दोनों चीज ध्यान में रखेंगे। साथ ही तीसरा है आपका प्लेटीहेल्मिन्थिस। तीसरा क्या है आपका, प्लेटीहेल्मिन्थिस। और चौथा आपका क्या है, तो गुरुजी चौथा है एस्केहेल्मिन्थिस। और ध्यान में रखेंगे कि एस्केहेल्मिन्थिस को क्या बोला जाता है, नेमाटोडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेमाटोडा बोला जाता है। और साथ ही आपका पांचवा कौन सा फाइलम है, पांचवा है एनिलिडा। और छठा आपका कौन सा है, तो गुरुजी छठा है आर्थ्रोपोडा। और सातवां आपका कौन सा है, तो सातवां है मोलस्का। और आठवां आपका कौन सा है, तो गुरुजी आठवां है इकाइंडोरमेटा। और आपका नौवां कौन सा है, तो नौवां है प्रोटोकार्डेटा। और आपका 10वां कौन सा है, तो 10वां है कॉर्डेटा। तो जब भी आपसे ये पूछे कि जंतु जगत को कितने फाइलम में बांटा गया है, तो आप कहेंगे 10 फाइलम में बांटा गया है। और वो फाइलम आपका कौन कौन सा है, तो आप सभी नाम लेंगे, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, मोलस्का, प्रोटोकार्डेटा, कार्डेटा, ऑर्थोपोडा, इकाइंडोरमाटा और एस्केहेल्मिन्थिस। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो आपका कॉर्डेटा है,
यहाँ पे जो आपका 10वां फाइलम कॉर्डेटा है इसको क्या किया गया है, तो गुरुजी इसको उपसंघ में भी बांटा गया है, यानी कि सब फाइलम में भी बांटा गया है। और ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका कॉर्डेटा है इसको किस उपसंघ में बांटा गया है, किस उपसंघ में, यानी कि किस सब फाइलम में बांटा गया है। तो आप सभी याद रखेंगे कि कॉर्डेटा को ही वर्टिब्रेटा फाइलम में, वर्टिब्रेटा उपसंघ में डिवाइड करा गया है। कॉर्डेटा को किस सब फाइलम में डिवाइड करा गया है, आप सभी याद रखना, वर्टिब्रेटा सब फाइलम में डिवाइड करा गया है। और ध्यान में रखेंगे कि वर्टिब्रेटा को फिर से कई क्लास में डिवाइड करा गया है, कई वर्ग में डिवाइड करा गया है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो पीसेस के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही साथ एवीज के बारे में पढ़ते हैं, रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं, एम्फीबियन के बारे में पढ़ते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी इसको तो हम भूल जाएंगे, तो पहले आप सभी इस 10 फाइलम का नाम लिख लेंगे और फिर हम लोग बात कर लेते हैं उपसंघ यानी कि सब फाइलम की। अब हम लोग बात कर लेते हैं सब फाइलम की। ध्यान में रखिएगा कि जो आपका फाइलम कॉर्डेटा है इसको किस सब फाइलम में बांटा गया है, तो गुरुजी इसको वर्टिब्रेटा उपसंघ में, यानी कि वर्टिब्रेटा सब फाइलम में बांटा गया है। और ध्यान में रखिएगा कि जो आपका वर्टिब्रेटा सब फाइलम है इसको भी कई वर्ग में बांटा गया है, कई क्लास में बांटा गया है। और वो क्लास आपका क्या है, तो गुरुजी वो क्लास है पीसीस, दूसरा है आपका एम्फीबिया, तीसरा है आपका रेप्टिलिया, और चौथा है आपका एबीज, और पांचवा है आपका मेमेलिया। तो ध्यान में रखेंगे कि जो आपका कॉर्डेटा फाइलम है इसको क्या किया गया है, तो गुरुजी सब फाइलम में डिवाइड करा गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रेटा कहते हैं। और इस वर्टिब्रेटा को कई वर्ग यानी कि कई क्लास में डिवाइड करा गया है। और ये क्लास आपका क्या है, ये क्लास है पीसीस, दूसरा है एम्फीबिया, तीसरा है आपका रेप्टिलिया, चौथा है एबीज, और पांचवा आपका क्या है, मेमेलिया। मेरे मित्र, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे। आप कहेंगे क्यों सर, तो ध्यान में रखिएगा कि अभी जितना मैंने आपको फाइलम बताया है इन सभी को याद रखना बहुत ही जरूरी है। और अगर मैं अब आपको एक एक करके सभी फाइलम को पढ़ाना शुरू कर दूं तो आपके माइंड से बाउंस होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या सोचा है कि पहले आप इसको आज के आज पूरी तरह से पढ़ लेंगे, पूरी तरह से इसको समझ लेंगे। अब फिर जो हम लोग अगले लेक्चर में इसके अलग अलग फाइलम को डिस्कस करेंगे तो आपके माइंड में ये चीज हमेशा बरकरार रहेगा कि अच्छा हम लोग ये फाइलम पढ़ रहे हैं और इसका प्रॉपर्टीज ये होता है। तो चीजों को अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपके माइंड में रहेगी, और अगर औज बौज करके पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपके माइंड में उबलना शुरू हो जाएगा, मतलब क्या, घौंच पौंच हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप चीजों को घौंच पौंच करके पढ़ें। तो मिलते हैं हम लोग फिर इसके अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।